हम अब पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी। आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें। फार्माकोग्नोसी क्या है? आप लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया है? फार्माकोग्नोसी को जब हम सिंपली अगर इसको डिफाइन करें तो ये स्टडी ऑफ नेचुरल और क्रूड ड्रग्स कहलाती है। कि वो वाली मेडिसिन, वो वाली ड्रग्स जो हम किसी नेचुरल हैबिटेट से या फिर प्लांट या एनिमल ओरिजिन से हासिल कर रहे हैं, उनको हम कहेंगे कि ये ड्रग्स लाई करती हैं फार्माकोग्नोसी में। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन है, फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। फार्माकोग्नोसी प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन की क्रूड ड्रग्स की स्टडी को कहते हैं। अब क्रूड ड्रग्स क्या है? क्रूड ड्रग्स सारी वो ड्रग्स जो हमें बिल्कुल अनप्योर्ड और अनप्रोसेस्ड फॉर्म में हमारे पास होती हैं, जिसको हमने कोई फिल्ट्रेशन नहीं जिसकी की होती, जिसको हमने रिफाइन नहीं किया होता, बल्कि वो जैसे हमने ऑब्टेन किए एज इट इज हमारे पास वैसे हैं, उसमें हमने कोई चीज शामिल नहीं की उसको सेव करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए, या फिर हमने उसकी फिल्ट्रेशन नहीं की है, जो जितने भी उसके ना उसके डिसइंफेक्ट करने के प्रोसीजर है उसमें से नहीं गुजारा, बल्कि वो एक प्योर फॉर्म में हमारे पास है, तो उसको हम कहेंगे क्रूड ड्रग। अब इसकी डेफिनेशन देखें सबसे पहले फार्माकोग्नोसी की। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी डिफाइंस फार्माकोग्नोसी एज द स्टडी ऑफ फिजिकल, biochemical and biological properties of natural drugs and their chemical constituents. It is the study of physical, बायोकेमिकल एंड बियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग्स, जो कि नेचुरल हैबिटेट से हमने प्लांट और एनिमल ओरिजिन से ऑब्टेन की हैं, एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये नहीं है कि फार्माकोग्नोसी में सिर्फ वो ही ड्रग्स लाई करती हैं जिनको हमने पहले से मतलब डिस्कवर किया हुआ है या हमारे पास अवेलेबल है, बल्कि क्या करते हैं इसमें न्यू ड्रग की सर्च भी की जाती है, नेचुरल हैबिटेट से न्यू चीजें भी ऑब्टेन की जाती हैं। जी, अब इसकी एक डेफिनेशन को मैं एलेबरेट कर देती हूँ कि फार्माकोग्नोसी किसी भी प्लांट या एनिमल ओरिजिन की जो ड्रग, जो मेडिसिन है, उसकी फिजिकल, मतलब वो कैसी नजर आती है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसका कलर क्या है, और उसके बाद मतलब ये देख लें कि कौन सा उसमें कलर है, उसकी स्मेल क्या है, ऑर्डर वगैरह। बायोकेमिकल, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी केमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उसको केमिकली हम लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं, और बियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इफेक्ट क्या है प्रोड्यूस कर रही है ह्यूमन बॉडी पे ना, उस सब नेचुरल ड्रग के जब हम ये सब चीजें देखते हैं, और उसके अलावा ये कि जो नेचुरल ओरिजिन से हम ड्रग ऑब्टेन कर रहे हैं उसकी और कौन कौन सी डेरिवेशन है, और कौन कौन से उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं जो पाए जा सकते हैं उसी प्लांट के अंदर, जिसको हम मुख्तलिफ बीमारियों के लिए या डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से इसकी डेफिनेशन को रिवाइज कर देती हूँ। द स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग्स एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन इसका देखें कि फार्माकोग्नोसी का वजूद कैसे आई, कि कैसे वो फर्स्ट स्टार्ट हुई। फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है वो असल में एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है, फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग, और ग्नोसिस मतलब नॉलेज। हम यही पढ़ रहे हैं ना कि फार्माकोग्नोसी जो है वो एक इट इज स्टडी ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल हैबिटेट, लेकिन मेनली तो हम ड्रग को ही इसमें डिस्कस कर रहे हैं ना। The term pharmacognosy was the first time used for the first time by the Austrian physician। एक Austrian physician था जिसने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी लफ्ज को यूज किया, that is Smith in 1811 and in Sidler in 1815। इन दोनों साइंसदानों ने 1811 और 1815 में पहली बार फार्माकोग्नोसी का लफ्ज यूज किया था। अब वो कहते हैं कि जब हम हिस्ट्री पढ़ें फार्माकोग्नोसी की, तो 19th सेंचुरी के दरमियान या फिर जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई,
तो हम फार्माकोग्नोसी में सिर्फ उन्हीं ड्रग्स या उन्हीं मेडिसिन को पढ़ते थे जो कि क्रूड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में। अब जैसे जैसे साइंस डाइवर्स हो रही है, इसमें मतलब मॉडर्नाइज हो रही है साइंस, तो हम अब ड्रग की प्यूरिफाइड फॉर्म को भी पढ़ते हैं। हम ये भी देखते हैं कि इसमें हम कौन सी और चीजें शामिल कर लें तो ये ड्रग ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। हम फिल्टर भी करते हैं अब अपनी ड्रग को, क्या कहते हैं, अब हम उसके डिफरेंट चीजें भी बनाते हैं उसको प्रोसेस करके। लेकिन जब 19th और 20th सेंचुरी के दरमियान हम फार्माकोग्नोसी को सिर्फ वो महदूद थी अनप्रिपेयर्ड ड्रग तक, कि जैसे ही हमने मेडिसिन किसी भी प्लांट या एनिमल ओरिजिन से ली है वैसे यूज कर ली है, बगैर किसी प्रोसेस के, बगैर किसी रिफाइनमेंट के हमने ड्रग को एज इट इज यूज कर लिया। तो ये कॉन्सेप्ट था 19वीं और 20वीं सदी में कि फार्माकोग्नोसी के अंदर सिर्फ वही ड्रग्स आती हैं जिसको हम जैसे ही ऑब्टेन करें वैसे ही हम यूज कर ले विदाउट एनी प्यूरिफिकेशन या प्रिपरेशन। ठीक है, ये लिखा हुआ है, यूज टू डिफाइन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के वो ब्रांच विच डील्स विद ड्रग इन देयर क्रूड एंड अनप्रिपेयर्ड फॉर्म, जो कि ड्रग्स की क्रूड और अनप्रिपेयर्ड, अनफिल्टर्ड, अनरिफाइंड फॉर्म को डील करती है। ठीक है, अब आपने जैसे यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या है, इसको फर्स्ट टाइम यूज किसने किया, और फार्माकोग्नोसी का कॉन्सेप्ट क्या था बेसिकली पहले। और अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, तो इसमें और एडवांसमेंट आती जा रही है। हम फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स को रिफाइंड फॉर्म में भी यूज करते हैं, जैसे अब होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन है, वो प्रोसेस भी हमें मिलती हैं, वो बिल्कुल क्रूड फॉर्म में भी मिलती हैं, वो भी एक्चुअली फार्माकोग्नोसी के अंडर ही आती हैं। लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरिएशन भी आती जाती है, आप क्रूड ड्रग रिफाइन भी कर रहे हो, उसको प्योर फॉर्म में भी यूज कर रहे हो। ठीक है, अब फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी is the branch of science which deals with the biological, biochemical and economic feature of natural drug and their constituents. It also deals with the study of, अच्छा जी, सबसे पहले मैं इस लाइन को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये साइंस की वो ब्रांच है जो कि बियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और इकोनॉमिक फीचर ऑफ नेचुरल ड्रग, कि एक तो उसकी बियोलॉजिकल एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि वो जो क्रूड ड्रग हमने किसी प्लांट या एनिमल ओरिजिन से ली है उसकी बियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बियोलॉजिकली, उसको हम लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पे अगर यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या हैं, कि केमिकली वो कैसे उसका बिहेवियर कैसा है, वो इंटरेक्ट तो नहीं कर रही हमारी बॉडी के साथ, ये सब चीजें। एंड इकोनॉमिक फीचर और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जो हम क्रूड ड्रग किसी भी प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं वो बहुत महंगी हमें पड़ रही है, या फिर वो प्लांट या एनिमल मतलब किसी स्पेशल हैबिटेट में पाया जाता है, किसी ऐसी जगह पे पाया जाता है कि जहां से हम ड्रग ऑब्टेन करते हुए हमें बहुत सारे इकोनॉमिकल सोर्सेज यूज करने पड़ रहे हैं, या फिर इकोनॉमिकली वो हमें इजीली मिल जाती है वो ड्रग। ठीक है, ये सब चीजें जो है ये फार्माकोग्नोसी के अंदर ही लाया करती हैं। एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और सिर्फ वो ड्रग नहीं बल्कि उस ड्रग के डिफरेंट डेरिवेटिव्स, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये था फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द बियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड इकोनॉमिक फीचर ऑफ नेचुरल ड्रग्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इट आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ, अब फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग टू नो अबाउट द क्लास ऑफ ड्रग। इसका क्या मतलब है, क्रूड ड्रग तो हमने ऑब्टेन कर ली, अब उनको क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है, क्यों मतलब कि हमें ड्रग की क्लास का पता होना चाहिए, ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग डिफरेंट। अब देखिए जब हम फार्माकोग्नोसी को पढ़ रहे हैं ना, तो इतनी सारी मेडिसिन है जो फार्माकोग्नोसी के अंदर हम देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ मेडिसिन। अब हम उनको मेमोराइज करने के लिए, अपनी ईज के लिए उन ड्रग्स को डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन कर लेते हैं। जैसे अब कुछ ड्रग्स एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, उनको हम एक अलग क्लास एंटी कैंसर ड्रग की क्लास में डिफाइन कर देते हैं, वो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ ड्रग्स जो है वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो हम वो तमाम ड्रग्स जो हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रहे हैं उसको हम एक क्लास में डिफाइन कर लेंगे कि ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हैं, कि ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो वो हमें उसको मेमोराइज करना भी आसान होगा, और देन जब हम कोई ट्रीटमेंट, कोई फिजिशियन ट्रीटमेंट कर रहा हो तो उसको वहां से उस क्लास ऑफ ड्रग से
चूज करना ज्यादा आसान रहेगा कि या नंबर ऑफ ड्रग्स वो याद करे बहुत सारी, उसमें से वो चूज करना इजी उसके लिए, या फिर उसने एक क्लास स्पेसिफिक याद कर लिया उसमें से आसान उसको चूज करना आसान है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी आसानी के लिए क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। फिर इसका एक और ये है हमें फायदा कि हमें एक एक ड्रग को एक्सप्लेन करने के बजाय जो सेम बिहेवियर की ड्रग्स हैं उनको हम एक एज अ होल क्लास में डिफाइन कर लेंगे, उनका बिहेवियर, उनका इफेक्ट, उनके बायोकेमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम उस क्लास की बता रहे हैं, इसका मतलब है उस क्लास में जो जो ड्रग्स लाइक कर रही हैं उन सब की प्रॉपर्टीज और उनके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो ड्रग की क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? ताकि हमें उनको एक्सप्लेन करना आसान हो, उनको चूज करना भी आसान हो और उनकी स्टडी भी हमारे लिए इजी हो। The second step is cultivation, collection, drying, storage, preservation, packing, valuation and adulteration of crude drugs. अब ये एक पूरा उन्होंने प्रोसेस इस लाइन में डिफाइन कर दिया है कि कैसे हम कोई ड्रग मतलब अगर प्लांट ओरिजिन की हमारे पास है तो उसको हम कैसे फ्रॉम द कल्टीवेशन टू द obtaining of crude drug एक उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं ये भी उन्होंने, जैसे अब हम कोई फसल उगा रहे हैं, सपोज के वो जो हम प्लांट उगा रहे हैं जिससे जो हमारे पास फसल है उसका कोई मेडिकल यूज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी काश्तकारी करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, देन एक बार वो ग्रो हो जाए तो हम उसको कलेक्ट करेंगे। अब कलेक्शन के मेथड भी डिफरेंट है, डिफरेंट जो ड्रग्स हैं उनको उनकी कलेक्शन के मेथड डिफरेंट होते हैं। फिर एक बार हमने कलेक्ट कर ली ड्रग तो जैसे कि अब मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसमें हमें प्लांट के रूट्स चाहिए होते हैं, किसी के सीड्स चाहिए होते हैं, किसी में फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग टिप्स चाहिए होती हैं, तो जाहिर है इन सब पार्ट्स को कलेक्ट करने के मेथड भी डिफरेंट होंगे। उसके बाद एक बार हमने कलेक्शन कर ली ड्रग की तो फिर उसको ड्राई करना, ड्राई करने के भी मेथड डिफरेंट हैं, जैसे कि कुछ ऐसी ड्रग के पार्ट्स होते हैं जिनको हमने शेड में ड्राई करना होता है, कुछ ऐसे हैं जिसको हम डायरेक्ट सनलाइट में ड्राई कर सकते हैं, देन उसको स्टोर करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स की स्टोरेज यूं समझ लें कि एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उनको इतना टेम्परेचर में स्टोर करना है, ह्यूमिडिटी वहां ना हो, मतलब वाटर मॉइस्चर ना हो, उसके अलावा क्या उसे कहते हैं कि उनका टेम्परेचर ना हो, वहां डायरेक्ट हम लाइट में स्टोर कर सकते हैं या नहीं, ये भी एक ना प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं ड्रग को स्टोर करने की। उसके बाद प्रिजर्वेशन, कि उसको हम प्रिजर्व कैसे कर रहे हैं, जो और ये भी डिपेंड करता है कि हम ड्रग का कौन सा पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर पैकेजिंग, देन इवैल्यूएशन, ये तो हमने पैकेजिंग तक तो हमने ड्रग को ऑब्टेन कर लिया, अब हमने उसकी इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि हम इसको जिस सर्टेन पर्पस के लिए हमने ड्रग को कल्टीवेट किया है, इसको कलेक्ट किया है या इसको पैक किया है, क्या वो उसका ड्रग का वो इफेक्ट है, वो बेनिफिशियल है किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए या नहीं। एंड अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, और द लास्ट स्टेप ये जो अडल्ट्रेशन है इसका मतलब है कि हम ड्रग के अंदर कोई और सब्सटेंस ऐड करके उसकी उसके इफेक्ट को, उसकी एफिकेसी को ज्यादा कर लें, इनहेंस कर लें। ठीक है, अब दोबारा से मैं ये आपको लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ। कल्टीवेशन, कलेक्शन, ये हम फार्माकोग्नोसी का स्कोप पढ़ रहे हैं, उसका सेकंड स्टेप है कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, इवैल्यूएशन एंड अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, द थर्ड वन इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स फॉर रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट आपको पता ही होगा जैसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं फसलों की ग्रोथ को ज्यादा करने के लिए, या फिर अगर कोई उन्हें डिजीज हो गई है तो उसको खत्म करने के लिए, तो वो क्या होते हैं एक्चुअली, वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ताकि उससे फसल की ग्रोथ भी ज्यादा हो, वो उसको जो जो हमें उसकी ग्रोथ वर्थ मिल रही है वो भी ज्यादा हो और जल्दी से भी वो फसल ग्रो कर ले। द फोर्थ वन इज एलर्जेंस एंड एलर्जिक प्रिपरेशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी। अब ये जो है ना, अब जैसे बहुत सारे लोगों को स्पेसिफिक चीजों से एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए नेचुरल रेमेडीज भी हैं जो हम प्लांट उसके लिए हमारे पास मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जो ऐसे मार्केट में मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल रेमेडीज भी हैं, कुछ नेचुरल केमिकल प्लांट और एनिमल ओरिजिन से भी हमें ऐसी प्रिपरेशंस ऑब्टेन हो जाती हैं जो हम एलर्जी को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Fifth one is enzymes to cure and manage the disease caused by enzymatic deficiency.
देन इसमें मतलब ये कह रहे हैं कि फार्माकोग्नोजी में हम बहुत सारे ऐसे अगर किसी को कोई इंजाइमेटिक, जाहिर है हमारी जब बॉडी में ना बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनको स्पीड अप करने के लिए या जिनको कैरी आउट करने के लिए हमें इंजाइम्स चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो नेचुरली प्रेजेंट है। बाज़ औक़ात में होता है कि उन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए हम एज ए सप्लीमेंट के तौर पे एंजाइम्स लेते हैं, ताकि हमारी जो जिस्म है ना उसका जो फंक्शन है वो आसानी से परफॉर्म हो, इजीली विदाउट एनी इंटरप्शन परफॉर्म हो जाए। उसके बाद है कि इसका फार्माकोग्नोजी का स्कोप है पॉइजनस प्लांट्स टू प्रिवेंट पॉइजन, कि ये हम पॉइजनस प्लांट्स को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अलावा उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को मॉडिफाई भी किया जा सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं ताकि वो मतलब कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं। जैसे अब मशरूम्स है, मशरूम की कुछ स्पीशीज एडिबल हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि अगर हम खाएं तो वो पॉइजनस होंगी, वो डेथ काज कर सकती है, जैसे कि आई थिंक सो अमंता स्पीशी है मशरूम्स की, कि वो डेथ काजिंग स्पीशी है, और कुछ ऐसे हैं जिसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। देन द हर्बल ड्रग्स यूज्ड इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, जो फार्माकोग्नोजी का स्कोप हर्बल मेडिसिन में बहुत ज्यादा, ये उसका एक समझ ले मेन फार्माकोग्नोजी का पार्ट है हर्बल मेडिसिन। और इसमें क्या होता है कि इसमें लोग जो है ना वो एनिमल या प्लांट ओरिजिन की ही ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स जो है ना वो डिफरेंट डिजीजेस के लिए ऐसे सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मेडिसिन का इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था तब भी हर्बल मेडिसिन जो है ना वो यूज होती थी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए। अब दोबारा से इसको देख लेते हैं, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोजी। Pharmacognosy is the branch of science which deals with the biological, biochemical, and economic feature of natural drugs and their constituents. It also deals with the study of, तो क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। देन के हम कोई भी अगर प्लांट जो है उसको प्लांट ओरिजिन की ड्रग ऑब्टेन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने उस प्लांट की कल्टीवेशन करनी है, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, इवैल्यूएशन एंड अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये एक पूरा प्रोसेस है जो स्टेप में प्लांट ओरिजिन की ड्रग को ऑब्टेन करेगा, जो करने का, जो उन्होंने इस लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। देन द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स फॉर रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, then allergens and allergic preparations to overcome the problem of allergy, then है enzymes to cure and manage the disease caused by enzymatic deficiency, और फिर poisonous plants or to prevent poison, and herbal drugs used in traditional practice. फार्माकोग्नोजी का स्कोप। अब एक बार बच्चों आप लोग ये देख लें और बता दें इसको, आपको आप में इसमें से कोई आपको मसला तो नहीं है? अगर किसी चीज की समझ, किसी लफ्ज की समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझसे पूछ लें, ठीक है? देख लें, अभी आपके पास 1 मिनट है। फार्माकोग्नोजी की डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन और उसके स्कोप को देख लें, उसमें आपको कोई मसला तो नहीं है? देन हम ठीक है, आ गई आपको सबको समझ, कोई मसला तो नहीं है इसमें? अब नेक्स्ट चैप्टर है क्रूड ड्रग्स। ये जो बार बार हम क्रूड ड्रग का नाम ले रहे हैं कि फार्माकोग्नोजी जो है वो क्रूड ड्रग की स्टडी है, क्रूड ड्रग की, ये क्या है? अब क्रूड ड्रग की डेफिनेशन देखें। अ क्रूड ड्रग इज एनी नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस derived from organic and inorganic source such as plant, animal, bacteria, protein, or whole organism intended for use in diagnosis, cure, treatment, or prevention of disease in men and other animals. क्रूड ड्रग क्या है? क्रूड ड्रग एक्चुअली जो नेचुरली अकरिंग और अनप्रोसेस्ड या अनरिफाइंड फॉर्म है ड्रग की, उसको हम कहते हैं। अब वो जो ड्रग है वो हम कहीं से भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी पौधे से भी ले सकते हैं, किसी एनिमल से ले सकते हैं, किसी बैक्टीरिया से ले सकते हैं। अब सारे बैक्टीरिया जो है वो डिजीज काजिंग नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, तो हम उसमें से भी ले सकते हैं ड्रग को
क्योर के लिए, या फिर ऑर्गेन किसी ऑर्गेन से ले सकते हैं, या फिर हम किसी ऑर्गेनिज्म को एज अ होल क्रूड ड्रग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए, क्योर एंड ट्रीटमेंट उसके इलाज के लिए, और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, और उस डिजीज से बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आजकल आपने देखा है, आपने सुना हो अगर इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस होता है, जैसे आजकल कोविड चल रहा है, तो कोविड की वैक्सीनेशन भी सब ऑलमोस्ट सब बच्चों ने कराई होगी। अब उसमें क्या है, वैक्सीनेशन में हमें वो कोई मेडिसिन तो दे नहीं रहे। बेसिकली क्या होता है कि जो कोविड का ही वायरस है उसी को उन्होंने इतना या वो डेड वायरस को यूज करते हैं, या वो इतना वीक कर देते हैं उसको कि वो डिजीज काज नहीं करता, लेकिन वो जाके हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स कर देते, मतलब रिस्पॉन्सिव बना देता है, कि जैसे ही हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो वो जो डेड वीक बैक्टीरिया होते हैं वो जाके हमारे जो नेचुरल डिफेंसिव सिस्टम है उसको एक्टिव कर देते हैं, तो हमारा डिफेंसिव सिस्टम उसके खिलाफ अपनी कुव्वत मुदाफित जो है बढ़ाना शुरू कर देता है। जब एक स्ट्रॉन्ग वायरस हम पे अटैक करता है तो हमारे पास ऑलरेडी उससे लड़ने के लिए पावर होती है हमारे इम्यून सिस्टम के पास। तो ये कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन का। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है अब ये वैक्सीनेशन एक्चुअली क्या है, ये प्रिवेंशन ऑफ डिजीज है। दिस इज ये होल प्रोसेस जो है ना वो डिजीज को प्रिवेंट कर रहा है। तो यही कि क्रूड ड्रग भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस इन मैन एंड अदर एनिमल्स। दोबारा से इसकी डेफिनेशन देख लें। अ क्रूड ड्रग इज अ नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड मतलब जो प्रोसेस नहीं हुई, जो जैसे ही हमने किसी ओरिजिन से ऑब्टेन करी है वैसे ही हम यूज कर रहे हैं। अगर हमने लीव्स लिए, लीव्स सुखा के वैसे ही उसको पीस के पाउडर बना के इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हमने उसकी कोई फिल्ट्रेशन नहीं की है, उसको किसी और प्रोसेस में नहीं गुजारा, उसमें कोई चीज ऐड नहीं किया, हम उसको जैसे हमने ऑब्टेन किया है वैसे ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये अनरिफाइंड या अनप्योर या अनप्रोसेस्ड फॉर्म इसी को कहते हैं। derived from organic or inorganic source such as plant, animal, bacteria, organ or whole organism intended for use, किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। in the diagnosis, cure, treatment or prevention of disease in men and other animals। अब नेक्स्ट देखें। ठीक है, अब क्रूड ड्रग जो है वो भी बहुत सारी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्स, हमने फिजियो में पढ़ा था, सेल बहुत सारे हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल है, लेकिन हम सेल के ना उनकी टाइप पे डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हर एक सेल को जो है उसको डिस्क्राइब करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट एक टाइप के जो सेल है ना उनको एक क्लास में हम डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह हम ना क्रूड ड्रग को भी उनकी प्रॉपर्टीज, उनके इफेक्ट की बेस पे हम ना क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमने क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई किया है चार जो है ना चार क्लासेस में डिवाइड किया है, और ये क्लासेस डिपेंड करती हैं उनके क्रूड ड्रग को ऑब्टेन करने के मेथड से, कि कैसे हमने उन ड्रग्स को ऑब्टेन किया। तो सबसे पहले क्रूड ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है वो है मॉर्फोलॉजिकल मेथड। जब हम किसी भी ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं उसके जो पार्ट हमने यूज किया उस बेस पे जब हम उसको क्लासिफाई करेंगे तो हम कहेंगे हमने मॉर्फोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर क्रूड ड्रग इस्तेमाल किया है, जब हम किसी भी ड्रग को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन दी बेस ऑफ देयर पार्ट यूज। ठीक है, अब जब हम किसी भी ड्रग को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन दी बेस ऑफ देयर हैबिटेट, कि वो कहाँ पाए जाते हैं और उनका अफेक्ट क्या है, उनकी हैबिटेट मतलब हम ना एक ड्रग को ना क्लासिफाई कर देते हैं उसके एरिया के हिसाब से कि इसकी फैमिली क्या है, इसका फाइलम क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। इसको हम कहते हैं कि ये टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है। तो अगर हम उस मेथड से ड्रग को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे टेक्सोनोमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर क्रूड ड्रग। थर्ड वन इज फार्माकोलॉजिकल मेथड। फार्माकोलॉजिकल मेथड का मतलब है कि हम ड्रग क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ देयर इफेक्ट, वो ड्रग जो है वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो कौन सी डिजीज के खिलाफ बेनिफिशियल है, और क्या क्या उसके ना इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी पे। तो अगर हम ये मेथड इफेक्ट की बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं।
फोर्थ वन इज केमिकल मेथड। जब हम ड्रग की केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसमें क्या क्या उसके मतलब एटम्स पाए जाते हैं, या उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी केमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें जब हम इस बेस पर ड्रग को क्लासिफाई करते हैं तो हम केमिकल मेथड ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन फॉर क्रूड ड्रग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ड्रग की ये 4 मेजर क्लासिफिकेशन है जिसकी वजह से हमें ना ड्रग को डिस्क्राइब करना इजी है हमारे लिए, ठीक है। अब दोबारा से आप एक बार देख लें इसको भी, क्रूड ड्रग को, और मुझे बता दें अगर कोई मसला है आपको तो, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों आप लोग पढ़ लें और देखें इसमें कोई मसला है। आज हमने फार्माकोग्नोसी में क्या पढ़ा है? आप लोगों ने क्लासिफिकेशन और ये क्रूड ड्रग की डेफिनेशन देख ली है? कोई मसला तो नहीं है, समझ आ गई है? चलें नेक्स्ट मूव करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मेथड। बच्चे ये तो बहुत थोड़ा आपने पढ़ा है, ये बहुत छोटा सा है मॉर्फोलॉजिकल मेथड। चलें आज हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, कि एक्चुअली फार्माकोग्नोसी क्या होती है। उसके बाद हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि फार्माकोलॉजी को फर्स्ट कब किसने इस्तेमाल किया, कब इस्तेमाल किया, ये फार्माकोग्नोसी लफ्ज कहाँ से आया है, और इसके बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट थे 19 और 20th सेंचुरी में, कि इसके कौन सी मेडिसिन लाई करती हैं। देन हमने स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी पढ़ा है, फार्माकोग्नोसी का कहाँ कहाँ स्कोप है। एक तो ड्रग क्लासिफिकेशन में है, उसके अलावा जो हम प्लांट ओरिजिन से ड्रग ऑब्टेन करते हैं उसका एक होल प्रोसेस उन्होंने डिफाइन किया है। उसके अलावा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह में भी फार्माकोग्नोसी का बहुत रोल है। उसके बाद एलर्जिक प्रिपरेशन में बहुत बड़ा इसका रोल है। इंजाइमेटिक डेफिशिएंसी में जो हम इंजाइम वगैरह यूज करते हैं क्योर या मैनेज करने के लिए डिजीज को, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। पॉइजनस प्लांट्स को कंट्रोल करने में, टू प्रिवेंट पॉइजन। उसके बाद हर्बल ड्रग्स में इसका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। उसके बाद देन हमने पढ़ा कि क्रूड ड्रग्स क्या होती है, कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं और किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमने पढ़ा क्रूड ड्रग्स। देन क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है कि उसको हम 4 क्लासेस में डिफाइन कर रहे हैं। क्रूड ड्रग जो है वो हम प्लांट और एनिमल ओरिजिन से ऑब्टेन कर रहे हैं, उसके अलावा बैक्टीरिया से, उसके अलावा हम होल इंडिविजुअल भी यूज, ऑर्गेनिज्म भी यूज कर रहे हैं एज अ क्रूड ड्रग, या फिर कोई ऑर्गन पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम यूज किस लिए कर रहे हैं? डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, क्योर के लिए और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए, ठीक है। अब जो क्रूड ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन उन्होंने कहा है कि हमने 4 मेथड से की है क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं पार्ट यूज के बेस पे, कि हमने किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का या फिर ऑर्गेनिज्म का कौन सा पार्ट यूज किया है, तो हम मॉर्फोलॉजिकल मेथड यूज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए। और टेक्सोनॉमिकल मेथड जब हम क्लास, उसके जीनस, फाइलम वगैरह की और फैमिली की बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम टेक्सोनॉमिकल मेथड पर क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं। और अगर हम किसी भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब उसका असर क्या है, उसकी एक्टिविटी केमिकल, उसकी एक्टिविटी क्या है, वो कौन सा इफेक्ट पर रिड्यूस कर रही है, उसकी बेस पे अगर हम क्रूड ड्रग्स क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम फार्माकोलॉजिकल मेथड यूज कर रहे हैं। और अगर हम केमिकल बेस पे क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम केमिकल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों आप सब ये देख लें, आपको समझ आई है कि नहीं, आप मुझे बता दें। किसी का कोई क्वेश्चन? जो हमने आज पढ़ा है इसमें देख लें, अगर आपको कोई मसला हो तो मुझे बताएं, मुझसे पूछ लें।